हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए सीटेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जो आपका पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत से 2-3 क्वेश्चन हमारा हर सीटेट एग्ज़ाम में ज़रूर रहता है। और अगर आपने मेरे साथ ये वीडियो कंप्लीट किया तो आपके जितने भी डाउट्स हैं इस चैप्टर्स को लेकर वो सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक में विभिन्न प्रकार के गुण एवं विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका अध्ययन मनोवैज्ञानिक ने विकास की अवस्था के संदर्भ में किया है, जो सिद्धांत के रूप में हमारे सामने है। विकास की अवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों के देने वाले वैज्ञानिकों में पियाजे, कोलबर्ग एवं वाइगोत्स्की का नाम उल्लेखनीय है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। एक मनोवैज्ञानिक थे। बालकों में वृद्धि एवं विकास के कई प्रकार होते हैं। यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए, उनका मानसिक विकास संबंधित क्रियाओं का भी वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया, उन्हें पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाओं एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रतिरक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह क्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात सामने रखी कि बच्चे में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। पियाजे के अनुसार बच्चे में जो बुद्धि का सिद्धांत होता है, वह उनके जो विकास होता है वह उसके जन्म के साथ स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधित योग्यता, जैसे चूसने, देखने, वस्तुओं को पकड़ने, वस्तुओं तक पहुँचने आदि लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है, उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित करने की क्षमता पैदा हो जाती है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। बच्चों में वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बेहतर क्षमता होती है। पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहते हैं। जब बालक अपने पुराने स्कीमा अर्थात ज्ञान में परिवर्तन करना प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्था के क्रम में होता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, अनुक्रमण, स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित होता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है, जिनके नाम एवं विशेषता इस प्रकार से हैं। पियाजे के सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है? 4 अवस्थाओं में। यहाँ 4 अवस्थाएं हैं जो पियाजे ने दिए हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे इंद्रिय जनित ग्राम अवस्था। इंद्रिय जनित ग्राम अवस्था जो हमारे 2 वर्ष से जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है, मानसिक क्रिया जन्म जनित ग्राम क्रियाओं के रूप में ही संपन्न होती है। भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है। छोटे बच्चे बोल नहीं सकते हैं, तो अपनी क्रियाओं को कैसे व्यक्त करते हैं? रोकर व्यक्त करते हैं। इस अवस्थाओं में व्यक्ति आँख, कान एवं नाक से सोचता है। जिन वस्तुओं को वे प्रत्यक्ष देखते हैं और
देखते हैं उनके लिए उसी का अस्तित्व होता है, जो उन्हें सामने दिखाई देता है वो उसी को मतलब मानते हैं कि यही चीज़ सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, इस आयु में बालक की बुद्धि उनके कार्य द्वारा व्यक्त होती है। उदाहरण के लिए चादर पर बैठा शिशु चादर को थोड़ी दूर स्थित खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह वह अवस्था अनुकूलन, स्मृति, मानसिक निरूपण से संबंधित है। नेक्स्ट है पूर्व सक्रिय अवस्था। ये अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रहण करता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। बच्चों में वस्तु स्थायित्व के गुण का विकास होता है। थर्ड है मूर्त और सक्रिय अवस्था, जो हमारी 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। ठीक है, और इस अवस्था में 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था में बालक में वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने तथा वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उनका चिंतन अब अधिक क्रमबद्ध तर्क संगत होना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में बालक विश्वास करने लगता है तथा लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करने लगता है। भाषा का पूर्व विकास, बालक किसी भी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन, एडप्टेशन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। फोर्थ हमारा है औपचारिक अमूर्त सक्रिय अवस्था। अब इस अवस्था में क्या होता है, ये हमारी चलती है 11 वर्ष से आगे तक। इस अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ा अवस्था तक की अवस्था है और यह अमूर्त चिंतन। अब इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है कि प्रमुख विशेषता है इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता, संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक सक्रियात्मक एवं संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मकता का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छे तरह से सोचने समझने की भी क्षमता आ जाती है और समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता भी इसमें उसके अंदर आ जाती है। इसके बाद हमारा है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। अब इस पर शिक्षा पर क्या महत्व पड़ा इसका, उसके बारे में दिया गया है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक यह विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बालकों का मानसिक विकास धीरे धीरे सोपान यानी कि क्रम में होता है। एक ही बार विकास नहीं होता है, एक क्रम में चलता है यह विकास। अध्यापक को पहले बालकों में मानसिक विकास की अवस्था का निर्धारण कर तब उसे शिक्षित करने हेतु योजना बनानी चाहिए। मतलब पहले हमें पता कर लेना चाहिए कि किस बच्चे में कितनी एबिलिटी है, वो क्या कर सकता है और उसे इस चीज़ के बारे में जानकारी है या नहीं है। पहले हमें उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, तब हम बच्चे को एजुकेट करेंगे। तो इसी बारे में कहा जा रहा है कि तब उसे शिक्षित करना चाहिए। जब हम उसकी मानसिक विकास के बारे में जान पाएंगे तभी हम उसे ठीक ढंग से शिक्षित कर पाएंगे। तार्किक चिंतन के विकास में बाल अवस्था महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। अतः शिक्षकों को बच्चों में तार्किक क्षमता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। वर्ग में समान रुचि के अभ्यर्थियों को छोटे छोटे समूहों में विभाजित कर उनमें विचार विनिमय के माध्यम से तार्किक बुद्धि के विकास के अवसर देने चाहिए। बच्चों को गलती करने एवं उसे स्वयं सुधारने का पर्याप्त अवसर देना चाहिए। तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि बच्चे में पहले हमें पता करना चाहिए कि उन्हें कुछ क्या आता है क्या नहीं आता है, इसके बाद हम उन्हें शिक्षित करें। इसके बाद सेकंड क्या है, सेकंड हमें वो बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले छोटे बच्चों को खुद से करके सीखने देना चाहिए। तो बच्चों को पहले हम छोटे छोटे वर्क दें और उन्हें एक समूह में विभाजित कर दें और फिर उनको वो काम देने के बाद वो अगर कोई गलती करते हैं तो उन्हें
खुद से सुधारने का उसको मौका दें। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचार का संचार होता है। नवीन दृष्टिकोण मौलिक अन्वेषण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा के वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते रहना चाहिए। यह प्रतियोगिता नवीन सोच एवं नवीन विचार को जन्म देती है। मतलब बच्चों में वाद विवाद प्रतियोगिता भी करनी चाहिए ताकि उनकी जो प्रैक्टिकल करेंगे तो वो अच्छे से कोई भी चीज़ सीखेंगे। इसीलिए ये सारी चीज़ें यहाँ समझाई गई हैं। फिर है जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। जीन पियाजे ने अन्य सिद्धांत भी दिए थे। पहला सिद्धांत उनका क्या था? पहला सिद्धांत था उनका इंद्रिय जनित ग्राम अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चली थी। जन्म से लेकर कितने वर्ष तक चली थी? जन्म से लेकर वो 2 वर्ष तक चली थी। सेकेंड हमारा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलती है। इसके बाद हमारा थर्ड है मूर्त सक्रिय अवस्था, जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। इसके बाद हमारा है औपचारिक अमूर्त सक्रिय अवस्था, जो 11 वर्ष से लेकर के आगे तक चलती है। ठीक है, 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक चलती है, जो आगे तक चलती है। ठीक है, और ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये जीन पियाजे के ही सिद्धांत हैं, और ये अन्य सिद्धांत जो उन्होंने दूसरे सिद्धांत दिए हैं वो सिद्धांत है। ओके, तब हम इसमें पढ़ेंगे जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत। निर्माण और खोज का सिद्धांत। प्रत्येक बालक अपने अनुभवों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्रियाशील होते हैं। वह यह जानने के लिए प्रयत्नशील होता है कि उनके विचार संबंधबद्धता पूर्वक मेल खाते हैं या नहीं। बच्चे उन व्यवहारों और विचारों की समय समय पर खोज और निर्माण करते हैं जिन व्यवहारों और विचारों का उन्होंने कभी पहले प्रत्यक्ष नहीं किया होता है। पियाजे का विचार है कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल न होकर खोज पर आधारित है। नवीनता या खोज को उद्दीपक अनुक्रिया सामान्यीकरण के आधार पर नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए एक 4 साल का बच्चा यदि भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है तो वह उसकी बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। मतलब एक छोटा बच्चा है, वह किसी भी चीज़ प्याले से खेल रहा है, ठीक है, उसको वो एक लाइन में लगा देता है क्रम अनुसार। मतलब जो पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, उसको क्रम अनुसार लगा देता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि बच्चे में क्या है, बौद्धिक विकास हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा कार्य क्रिया का अर्जन। ये कार्यात्मक क्रिया का तात्पर्य उस विशिष्ट प्रकार की मानसिक दिनचर्या से है जिसकी मुख्य विशेषता उत्क्रमणशीलता है। प्रत्येक कार्यक्रम क्रिया का एक तर्कपूर्ण विपरीत प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ना तथा 2 टुकड़े हुए भागों को पुनः एक पूर्ण चक्र के रूप में जोड़ना एक कार्यात्मक क्रिया है। क्रियात्मक क्रिया की सहायता से बच्चे मानसिक रूप से वह पुनः पहुंच सकते हैं जहां से उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था। बौद्धिक वृद्धि का केंद्र इन्हीं कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। पियाजे का विचार है कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता तब तक वह भिन्न भिन्न प्रकार की अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों की कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। एक विकास अवस्था से दूसरे में पदार्पण प्रारंभ के लिए 2 तथ्य आवश्यक हैं: सात्मीकरण एवं संतुलन स्थापित करना। सात्मीकरण का अर्थ क्या होता है? सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेशन हो जाना। पियाजे के अनुसार सात्मीकरण बालक के प्रत्याक्षात्मक गत्यात्मक समन्वय के से संबंधित है। व्यवस्थापन या संतुलन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ संयोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों
और वस्तुओं में फिट करना। थर्ड है हमारा जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उनके अनुसार नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम या तार्किक क्रम होता है। पियाजे के अनुसार नैतिक अवस्था दो प्रकार की होती है जो अग्रलिखित है। पराध्य नैतिकता की अवस्था जो हमारे 2 से लेकर 8 वर्ष तक की होती है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था का उद्भव बालकों में असामान्य अंतःक्रिया से होता है। इस काल में बच्चों में नैतिक, निरपेक्ष, अपरिवर्तनशील तथा दृढ़ प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। स्वायत्त नैतिकता की अवस्था मतलब स्वयं 9 से लेकर ये 11 वर्ष तक चलती है। इस काल में नैतिकता बच्चों में समक्ष अर्थात मित्रों के बीच में संबंधों से विकसित होती है। अपने मित्रों से कहाँ थे हम से विकसित होती है। अपने मित्रों के संबंधों के द्वारा न्याय का एक ऐसा दर्शन उभरता है जिससे दूसरे के अधिकारों के संदर्भ में चिंता एवं पारस्परिकता का भाव दिखता है। बच्चे में सोचने की प्रवृत्ति होती है। नियम एवं कानून लोगों द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसके बाद है लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। अब हमारा पियाजे खत्म हो गया। इसके बाद अब हम लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पियाजे ने हमें क्या बताया? पियाजे ने हमें बताया कि बच्चे में जो विकास होता है वो उसके जन्म के साथ स्टार्ट हो जाता है और वो पहले 2 वर्ष तक चलता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। फिर दूसरा स्टेज आता है जो पूर्व सक्रिय अवस्था है, वो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलता है। इसके बाद मूर्त सक्रिय अवस्था है जो 7 से लेकर 11 वर्ष तक चलती है। इसके बाद औपचारिक अमूर्त सक्रिय अवस्था है जो 11 से लेकर आगे प्रौढ़ अवस्था तक चलती रहती है। इसके बाद जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत शैक्षिक महत्व हमें बताया। शैक्षिक महत्व में क्या है कि हमें बच्चों को खुद से करके सीखने देना चाहिए। जब वो खुद से करके प्रैक्टिकल कोई चीज़ करते हैं तो वो जल्दी सीखते हैं और उनमें विकास अच्छे से होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने जीन पियाजे के सिद्धांत के आधार बनाकर नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया, जिन्हें इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया है। पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, जो हमारा 4 से 10 वर्ष तक होता है। जीन पियाजे का जन्म से लेकर 2 वर्ष तक स्टार्ट था और इसमें हमारा कितना 4 से लेकर 10 वर्ष तक है। इस आयु में बालक अपनी आवश्यकताओं के संबंध में सोचता है। नैतिक दुविधाओं से संबंधित प्रश्न उसके लाभ या हानि पर आधारित होते हैं। नैतिक कार्य का संबंध सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से क्या कर रही है, क्या सही है एवं क्या गलत है, इससे संबंधित होता है। यथा अच्छा या बुरा, सही या गलत की व्याख्या मिलने वाले दंड, पुरस्कार अथवा नियमों का समर्थन करने वाले व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता या उसकी परिमाण से मापी जाती है। इसके अंतर्गत 2 चरण हैं, दंड तथा आज्ञा पालन अभिमुखता। इसमें पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन है। बालक के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है। इस अवस्था में बालक में नैतिकता का ज्ञान होता है। बालक स्वयं को परेशानी से बचाना चाहता है। कोलबर्ग का मानना है कि कोई बालक यदि स्वीकृत व्यवहार अपनाता है तो इसका कारण दंड से स्वयं को बचाना है। तो इसमें वो बताना चाहते हैं कि उनका जो दिया गया सिद्धांत है उसमें वो बताना चाह रहे हैं कि बच्चा जो है अगर पनिशमेंट एंड ओबीडिएंट ओरिएंटेशन है तो बच्चा जो है अगर कोई मतलब अपने आप को आज्ञा पालन कर रहा है तो अपने आप को वो दंड से बचाने के लिए कर रहा है। ओके। आत्म अभिरुचि तथा प्रतिफल अभिमुखता। इस अवस्था में बालकों का व्यवहार खुलकर
सामने नहीं आता। वह अपनी रुचि एवं को प्राथमिकता देता है। वह पुरस्कार पाने के लिए नियमों का पालन करता है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में वो बता रहे हैं कि वो सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिवॉर्ड ओरिएंटेशन, मतलब वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो उसको अगर पुरस्कार का लोभ दिया गया है तो वो पुरस्कार पाने के लिए किसी काम को अच्छी तरह से कर रहा है। परंपरागत नैतिक स्तर जो 10 से लेकर 13 वर्ष तक चलती है। कोई बालक दूसरे व्यक्ति के नैतिक मामलों को अपने व्यवहार में समाहित करता है तथा उस मानक के सही एवं गलत पक्ष पर चिंतन के माध्यम से निर्णय करता है तथा उस पर अपनी सहमति बनाता है। इस स्तर पर बालक अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ दूसरों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखता है। इस स्तर के 2 भाग हैं। इस स्तर के प्रमुख चरण निम्न हैं। अधिकार संरक्षण अभिमुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चे नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं तथा वे नियम एवं व्यवस्था के अनुपालन के प्रति जवाबदेह होते हैं। अच्छा लड़का या लड़की, गुड बॉय और गुड गर्ल। इस अवस्था में बच्चे में एक दूसरे का सम्मान करने की भावना होती है तथा वह दूसरे से भी सम्मान पाने की इच्छा रखते हैं। पहला क्या है, पहले में इसमें उन्होंने बताया कि इस अवस्था में बच्चे जो हैं सो नियम एवं व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं और नियमों और व्यवस्था का अनुपालन करते हैं। ठीक है। और सेकंड में अच्छा लड़का और अच्छी लड़की जो है उसमें उन्होंने बताया कि इसमें भावना सम्मान की भावना होती है एक दूसरे के प्रति, और दूसरे को सम्मान देते हैं तो वो उनसे भी चाहते हैं कि वो भी सम्मान दें। नेक्स्ट हमारा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर या आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य जो 13 वर्ष से ऊपर तक के हैं। ठीक है। कोलबर्ग के मतानुसार नैतिक विकास के परंपरागत स्तर पर नैतिक मूल्य या चारित्रिक मूल्य का संबंध अच्छे या बुरे कार्य के संदर्भ में निहित होता है। बालक बाहरी सामाजिक आशाओं को पूरा करने में रुचि लेता है। बालक अपने परिवार, समाज एवं राष्ट्र के महत्व को प्राथमिकता देते हुए एवं स्वीकृत अवस्था में अंतर्गत कार्य करता है। मानव विकास की वृद्धि एवं विकास के कई आयाम होते हैं। विकास की विविध अवस्थाओं के बालकों में कुछ खास गुण एवं विशेषताएं उभर कर सामने आती हैं। इसके अंतर्गत वयस्क वस्तुओं को निर्धारित कर कार्य करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत 2 चरण होते हैं। सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बच्चा वही करता है जो उसे सही लगता है तथा वह यह भी सोचता है कि स्थापित नियम में सुधार की आवश्यकता तो नहीं। उदाहरण स्वरूप यदि एक व्यक्ति अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दवा की चोरी करता है तो यह देखा जाएगा कि जीवन बचाना यहाँ महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें वो जो है देखता है कि सही और गलत के बीच में परख करने लगता है। तो जो हमारा नियम कानून पहले से चलता आ रहा है तो वो खुद के बारे में सोचने लगता है कि ये नियम कानून हमारे लिए सही है या गलत है। सेकेंड है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इस अवस्था में अंतःकरण को साइंस की आरे अग्रसर हो जाती है। अब बच्चे का आचरण दूसरे की प्रतिक्रियाओं का विचार किए बिना उसके आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। यहाँ बच्चे के अनुरूप व्यवहार करना है। मतलब बच्चा अब दूसरे क्या प्रतिक्रिया देते हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है और अब वो अपना व्यवहार मतलब उसका व्यवहार धीरे धीरे खुलकर आने लगता है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अनवस्था। कोलबर्ग के नैतिक विकास की अवस्था के कुछ अन्य सिद्धांत दिए हैं जो निम्न प्रकार से हैं। स्व केंद्रित अवस्था। इस अवस्था का कार्यकाल 3 वर्ष से शुरू होकर 6 वर्ष तक होता है। इस अवस्था के बालक की सभी व्यवहारिक क्रियाएं अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति के चारों ओर केंद्रित रहती है। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसे स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। स्व केंद्रित, तो इसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह स्व केंद्रित मतलब खुद के लिए। इस 6 वर्ष तक के शुरू रहता है, 6 वर्ष तक रहता है। इसमें बच्चा सिर्फ
खुद के लिए सोचता है, उसके इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो खुद के लिए, खुद को केंद्रित करता है और खुद के लिए सोचता है। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। सेकंड है 7वें वर्ष से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक काल तक का संबंध इस अवस्था से है। इस अवस्था का बालक सामाजिकता के गुणों को धारण करता हुआ देखा जाता है, अतः उसमें समाज की बनाए नियमों, परंपराओं तथा मूल्यों को धारण करने संबंधित नैतिकता का विकास होता हुआ देखा जा सकता है। इस अवस्था में उसे अच्छाई बुराई का ज्ञान हो जाता है और वह यह समझने लगता है कि उसके लिए उसके किस प्रकार का आचरण या व्यवहार से दूसरे के अहित होगा या ठेस पहुंचेगी। अब वो समझने लगता है कि अगर हम कैसा व्यवहार, बुरा व्यवहार करते हैं तो किसी दूसरे को हमारे व्यवहार से दुख पहुंच सकती है और उसे बुरा लग सकता है। ये सब चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं। कौन सी अवस्था है? ये हमारी सेकंड अवस्था है जो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है। और ये कब से स्टार्ट हो जाती है? ये 7वें वर्ष से स्टार्ट हो जाती है। अब है थर्ड हमारा आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। यह अवस्था किशोरावस्था से जुड़ी हुई है। इस अवस्था में बालकों का सामाजिक, शारीरिक तथा मानसिक विकास अपनी ऊंचाइयों को छूने लगता है और उससे आत्मचेतना का शुरुआत हो जाती है। यह मेरा आचरण है, मैं ऐसा व्यवहार करता हूँ, इसी से अनुभूति होने लगती है तथा अपने व्यवहार, आचरण और व्यक्तित्व संबंधित गुणों की स्वयं ही आलोचना करने की प्रवृत्ति उसमें पनपने लगती है। पूर्णता की चाह उसमें स्वयं में असंतुष्ट रहने का मार्ग प्रशस्त कर देती है। यही असंतुष्टि उसे समाज तथा परिवेश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे बदल डालने या परंपराओं के प्रति सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करती है। अब वह खुद के बारे में सोचने लगता है, उसको पता चलता है कि मेरा आचरण कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, और उसमें असंतोष की भावना आ जाती है। दूसरे को देखता है तो लगता है कि अरे वो तो हमसे बहुत अच्छा है, तो वो उसमें धीरे धीरे असंतोष की भावना आने लगती है और फिर वो जो इसके कारण वो खुद को चेंज करना चाह रहा है, जो परंपराएं आ रही हैं पीछे से उसको चेंज करना चाह रहा है। फोर्थ है हमारा आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। नैतिक या चारित्रिक विकास की यह चरम एक्सट्रीम अवस्था है। भली भांति परिपक्वता ग्रहण करने के बाद ही इस प्रकार का विकास संभव है। जिस प्रकार के नैतिक आचरण और चारित्रिक मूल्यों की बात बालक विशेष में की जाती है, उसके पीछे केवल उसी भावनाओं का प्रवाह मात्र ही नहीं होता, बल्कि वह अपनी मानसिक शक्तियों का उचित प्रयोग करता हुआ अच्छी तरह सोच समझकर किसी व्यवहार या आचरण विशेष को अपने व्यक्तित्व गुणों में धारण करता हुआ पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। हमारा कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत अब हमारा फिनिश हो गया। अब हम वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे। वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, जो उन्होंने सामाजिक विकास पर सिद्धांत दिया है। ठीक है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर है? वो हमारा सामाजिक विकास पर सिद्धांत है। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने बालकों में सामाजिक विकास के संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक में हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। जैसे बालक में अगर कोई भी चीज़ का विकास हो रहा है तो उसमें उसका समाज का योगदान होता है। किसने बताया? ये वाइगोत्स्की का नियम था, जो उन्होंने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज में घुलते मिलने के फलस्वरूप ही उसमें विभिन्न प्रकार का विकास होता है। समाज में उसे जिस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, उसका विकास भी उसी प्रकार का होगा। जन्म में के समय शिशु का व्यवहार सामाजिकता से काफ़ी दूर होता है। वह अत्यधिक स्वार्थी होता है। उसे केवल अपने शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने की ललक होती है तथा दूसरों के हित की चिंतन की वह कुछ भी परवाह नहीं करता। वह इस आयु में गुड्डे, गुड़िए, खिलौने, मूर्ति आदि निर्जीव वस्तुओं तथा पशु, पक्षी, मनुष्य आदि सजीव प्राणियों में कोई अंतर नहीं समझता। फर्स्ट जब बच्चा जन्म लेता है उस समय उसको ये समझ नहीं रहती समाज के बारे में, और वो समाज से दूर दूर तक बहुत कोई नाता नहीं रहता है उसका।
फिर जैसे जैसे वो बढ़ता है तो वो अपनी शारीरिक जो भी आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो क्या करता है, उसके लिए वो मांग करता है। और वो जो है उसके इस आयु में वो बच्चे जो हैं गुड्डे गुड़िए खिलौने मूर्त निर्जीव पदार्थ पशु पक्षी और इस सब चीज़ों में कोई भी भेद नहीं कर पाता है, सब उसको एक ही समान लगते हैं। शिशु के सामाजिक संपर्क का दायरा बहुत ही सीमित होता है, अतः सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से उसे बहुत आशा नहीं की जा सकती। बाल्यावस्था में प्रवेश करने के साथ साथ अधिकांश बच्चे विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देते हैं और अब उनका सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत बनता चला जाता है। बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है। किस अवस्था में? किशोरावस्था में जो है सो लिंग संबंधित चेतना तीव्र हो जाती है। इस आयु में अधिकतर किशोर और किशोरियां अपने हम उम्र समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किसमें सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में। समूह के प्रति उत्पन्न भावना अब केवल टोली या समूह विशेष तक ही नहीं सीमित रहती, बल्कि यह विद्यालय, समुदाय, प्रांत और राष्ट्र तक व्यापक बन जाती है। सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार और त्याग आदि अद्भुत सामंजस्य इस अवस्था में देखने को मिलता है। किशोरावस्था संवेगों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था भी है। इस अवस्था में विशिष्ट रुचियां और सामाजिक संपर्क का क्षेत्र भी अत्यधिक विस्तृत होता है। वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत का निहितार्थ है सहयोगात्मक समस्या समाधान, अर्थात बच्चे अपने शिक्षक के निर्देश अनुसार अपने साथियों की सहायता से उन्हें समस्याओं का समाधान कर पाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले अपनी कक्षा में देखा है। इसके बाद उनका है वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत। यह वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का एक भाग है। इसके अंतर्गत वाइगोत्स्की ने एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था स्कॉफफोल्डिंग, सहारा देना। स्कॉफफोल्डिंग का अर्थ होता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है तो वह प्रक्रिया स्कॉफफोल्डिंग कहलाती है। या जब बच्चा किसी समस्या के समाधान का हल किसी की सहायता मार्गदर्शन में करता है तो वह प्रक्रिया सहारा देना कहलाती है। क्लियर है? जब वाइगोत्स्की ने बताया क्या स्कॉफफोल्डिंग का सिद्धांत दिया, उन्होंने बताया कि जब बच्चा किसी के मार्गदर्शन में, किसी बड़े के या किसी टीचर के मार्गदर्शन में कोई काम को ख़त्म करता है, कोई काम कंप्लीट करता है, तो इसे हम स्कॉफफोल्डिंग यानी सहारा देना या मार्गदर्शन दिखाना, रास्ता दिखाना, मार्गदर्शन देना, सहायता करना प्रक्रिया को कहा जाता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे के सारे वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।